हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। नागपुरी लोकगीत हमारा आज का टॉपिक है। हम लोग चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि इस वीडियो का थीम ही है सीधी बात नो बकवास, इसलिए बिना बकवास किए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आराम से देखिएगा। मेरे पिछले वीडियो में मैंने नागपुरी का भाषा परिचय समझाया था और संज्ञा जो है वो हम लोग पढ़ाए थे। आज हम लोग नागपुरी लोकगीत के बारे में देखेंगे। इसमें कुछ लोकगीत हम लोग इसे अलग अलग पार्ट में करके देखेंगे, तभी ये समझ में आएगा। नहीं तो एक ही वीडियो में पूरा लंबा करने से क्या होगा, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बाउंसर ना हो हमारे लिए, इसलिए हम लोग आराम आराम से नागपुरी लोकगीत समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में कई प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप लोगों को और क्या बदलाव चाहिए और क्या चाहिए। आदि मानव भी स्वानुभूति से प्रेरित होकर अब उसकी रागात्मक प्रवृत्ति लयबद्ध होकर निकलती होगी, तभी गीत का रूप धारण कर लिया होगा। बोल रहा है कि आदि मानव जो है स्वानुभूति मतलब अपनी अनुभूति मतलब अपना अनुभव से जब प्रेरित हुआ होगा, तो उससे रागात्मक मतलब अपनी बातों को रखने के लिए उसने एक राग के रूप में अपनी बातों को रखा होगा। और लयबद्ध होकर मतलब इस राग को लय में जब वो गाना शुरू किया होगा, तब गीत का रूप वो धारण, उसकी जो बातें हैं वो गीत का रूप धारण कर लिया होगा और इस प्रकार से गीतों का शुरुआत हुआ होगा। आदि मानव के हृदय में जो भावनाएं मिश्रित हुई होगी, वही आगे चलकर लोकगीतों के रूप में परिवर्तित हो गई होगी। आदि मानव जब किसी को कहने के लिए अपने हृदय की जो भावना है, कोई खुशी वाली बात या दुख वाली बात जब वो बताने के लिए आगे चल के अपनी बातों को जब गीत के रूप में लिखता होगा या बोलता होगा या गाता होगा, तो वही वो लोकगीत के रूप में परिवर्तित हो गया और लोकगीत के रूप में प्रचलित हो गया। लोकगीत किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होते। लोकगीत के बारे में कहा जाता है कि वो कोई रचित नहीं है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक लोकगीत होता है, दूसरा शिष्ट गीत होता है। शिष्ट गीत के रचनाकार हम लोगों को पता रहता है, लोकगीत जो होता है उसके रचनाकार नहीं पता होता है। तो लोकगीत किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होते, ना ही वह जनमानस की अज्ञात सृष्टि है। मतलब कि या तो वो एक तो वो उसके किसी द्वारा रचित नहीं होते हैं, दूसरा जनमानस की अज्ञात सृष्टि है, मतलब कौन गाया है यह भी नहीं कहा जा सकता है। सबसे पहले कौन गाया था, तो प्रश्न उठता है कि तब फिर यह गीत कहाँ से आते हैं। ठीक है, प्रश्न उठता है कि लोकगीत कहाँ से आते हैं। तो इस संबंध में देवेंद्र सत्यार्थी जो हैं, उन्होंने अपना विचार रखा। लोकगीत जो नागपुरी के अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने अपना विचार रखा, जिनमें देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, कहाँ से आते हैं इतने गीत। स्मरण विस्मरण आँख मिचौली से, कुछ अट्टहास से, कुछ उदास हृदय से, मतलब जब मन दुखी होता है तब लोग गाने लगते हैं। तो कहाँ से आते हैं इतना गीत। जीवन, तो बोलते हैं वो कि कहाँ से आते हैं, तो जीवन के खेत में उगते हैं। जीवन का खेत मतलब जीवन के अनुभव जो हैं उनसे ये गीत बनते हैं। सब गीत कल्पना भी अपना काम करती है। बोलते हैं गीत जो है कभी कभी अपने मन के विचारों से कल्पना का रूप लेती है और कल्पना के रूप में वो काम करती है। रस वृद्धि और भावना में नृत्य का हिलोरा भी, पर यह सब खाद है। लेकिन ये सब क्या है, गीत का खाद है, मतलब गीत को बनाने में हेल्प करता है, बढ़ने में हेल्प करता है। जीवन में सुख, जीवन के दुख, यह लोकगीत के बीज हैं। यहाँ पे याद रखना है कि खाद और बीज का बात किया गया है। जैसे अगर हम लोग कोई बीज लगाते हैं, तभी वो बीज जो है किसी पेड़ का मुख्य होता है, आधार होता है। और खाद जो है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जीवन के सुख, जीवन के दुख जो हैं वो उसके बीज हैं। इसी से लोग गीत गाना शुरू करते हैं और उसके बाद जो उसको लय जो देते हैं, ताल देते हैं, अलग अलग जो उसमें रस होता है, उसकी जो भावना होती है, वह उसका खाद के रूप में काम करती है। तो इस प्रकार लोक गीतों का शुरुआत के बारे में ये मत किसका था, देवेंद्र सत्यार्थी का था। आगे चलते हैं। सामाजिक चेतना के विकास के साथ साथ लोक गीतों का जन्म हुआ। जैसे जैसे लोग सामाजिक होने गए, परिवेश में रहने लगे, उनकी जो सोच विचार का जो विकास डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ साथ लोक गीतों का जन्म हुआ। इसका संबंध जीवन के साथ है।
धीरे धीरे मानव में ज्ञान का विकास हुआ और उसने लयबद्ध वाणी में अपने सुख दुख की कहानी को कहना प्रारंभ किया और आगे यही चलकर लोकगीतों का रूप लिया। मतलब कह रहा है क्या कि सुख दुख मतलब अपना जो कोई खुशी का बात है, अपना जो दुख दुख का बात है, परिवार में कोई कष्ट हो गया है, इसको लोग क्या करने लगे कि इसको लोग लयबद्ध मतलब गाना गा गा करके बताना शुरू किए, ठीक है, लय के रूप में। और इस प्रकार से लोकगीत प्रचलित हुए। लोकगीत की परिभाषा के रूप में भारतीय विवेचनकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार की परिभाषा दी है। अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने लोकगीतों का परिभाषा अलग अलग दिया है। क्या दिया है? लोग कोई कहता है कि लोकगीत स्वतः जन्मा है, मतलब लोकगीत अपने आप जन्म लिया होगा। आदि मानव के उल्लास मतलब खुशी में संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। कोई कह रहा है कि आदि मानव जब खुश होते थे तो अपनी खुशी प्रकट करने के लिए जिस संगीत का प्रयोग करते थे वही लोकगीत था। लोकगीत ना तो नया होता है ना पुराना, वह जंगल के वृक्ष के समान है। लोकगीत क्या है? न नया है न पुराना, जंगल के वृक्ष के समान है और जिसकी जड़ भूतकाल की जमीन में गहरी धंसी हुई है, परंतु जिसमें निरंतर नई डालियां, पल्लव और फल उगते रहते हैं। बोल रहा है कि लोकगीत न नया है न पुराना है, बस इसका जड़ जो है जमीन के अंदर गहराई में है, ठीक है। और इसमें से जो पेड़ है उस पेड़ से नई नई डालियां और पल्लव, फल फूल ये सब निकलते रहते हैं, जो आज के समय का गीतों का प्रचलित रूप है। लोकगीत मूल जातीय संगीत है। लोकगीत क्या है? कोई कहता है कि लोकगीत जो है वो मूल जातीय संगीत को लोकगीत कहा जाता है। जनजातियों का जो मूल संगीत है उसी को लोकगीत कहता है। लोकगीत हमारे जीवन के विकास का इतिहास है। लोकगीत रस से सने हुए हैं। ये कुछ विद्वानों के द्वारा लोकगीत की परिभाषा बताई गई है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार लोकगीत की अलग अलग परिभाषा भी दी गई है। जैसे अगर हम लोग देखें तो एक विद्वान है नागपुरी के डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं कि अनुसार उन्होंने गीतों को दो भाग में बांटा, एक ग्राम गीत और दूसरा लोकगीत। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। बोलते हैं कि ग्राम गीत अलग है, लोकगीत अलग है। उन्होंने बैलेड जो होता है, बैलेड सुने होंगे, किसी भी कहानी को सॉन्ग के रूप में कहना बैलेड कहलाता है। तो बैलेड जो है उसे लोकगीत कहा गया है और फोक सॉन्ग जो होता है उसे ग्राम गीत कहा गया है। आप लोग एक पढ़े होंगे, एक सुने होंगे, ये महंगाई डायन खाए जात है। तो ये क्या था? एक फोक सॉन्ग है जिसको गांव का ये गीत है, ग्राम गीत ये कहलाया और इसी को मूवी में ले लिया गया। तो ये ग्राम गीत है। गांव में जब शाम के समय लोग अपने काम उम से करके आते हैं और उसके बाद किसी पेड़ के छांव में जहाँ चबूतरा बना हुआ था वहाँ पे सब लोग आके मिलजुल कर बैठते हैं। अब बैठने के बाद वहीं पर कुछ लोग अपना दिन भर का जो चर्चा है वो कर रहे हैं। कुछ लोग मंडली जो होता है बैठता है उसमें वो गाना उना गाना शुरू कर देते हैं मनोरंजन के लिए। तो उसको ग्राम गीत कहा गया है। ग्राम गीत से मेरा आशय उन गीतों से है जो गेय है। गेय का मतलब गाने योग्य है। तो जो गाने योग्य है उसको ग्राम गीत कहा गया है। लेकिन लोकगीत वे हैं जो प्रबंधात्मक होते हैं और जिसमें कथा की प्रधानता होती है। लोकगीत किसको कहेंगे? जिसके पीछे कोई कहानी रहेगा और उस कहानी को गीत के माध्यम से बताएंगे तो वो लोकगीत है। लेकिन ग्राम गीत में कुछ भी चीज़ को हम लोग गायन के माध्यम से अगर गा रहे हैं तो बता रहे हैं तो वो हो गया ग्राम गीत। लेकिन लोकगीत में किसी कहानी को, जैसे कि कृष्ण का पूरा जीवन चरित्र है उसको हम गाना गा के सुना रहे हैं तो लोकगीत कहलाया वो, ठीक है। तो ये लोकगीत कहलाता है। ग्राम गीत छोटे होते हैं, रचना काल की दृष्टि से आधुनिक भी हो सकते हैं। ग्राम गीत क्या होता है? छोटा होता है और रचना काल की दृष्टि से आधुनिक ग्राम गीत भी हो सकता है। यह कहना था कृष्णानंद गुप्त के अनुसार, ये बात है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर हम देखें तो ग्राम गीत आर्येतर सभ्यता के वेद हैं। आर्येतर कहने का मतलब है आर्यों के पूर्व की जो सभ्यता थी। आर्य जब आए तो आर्य के पूर्व की जो सभ्यता थी उसका वेद मानते हैं ग्राम गीत को। कौन मानते हैं? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नागपुरी में लोकगीतों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो हम लोग देखेंगे नागपुरी लोकगीत में जीवन की घटनाओं का समावेश है। नागपुरी का लोकगीत अगर
सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें जीवन की घटनाओं को उसमें दिखाया जाता है, बताया जाता है। जैसे मानव जीवन की कुछ घटनाएँ हैं, इंसान के जीवन की कुछ घटनाएँ जो हैं वो बहुत ही क्या होती है, प्रमुख होती है। जैसे जन्म लेना तो है ही, विवाह होगा, मृत्यु भी होगा। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएँ हैं जिसमें जीवन के उल्लास के भी कई अंग होते हैं। मृत्यु पर अपना शोक प्रकट किया जाता है और इन सभी चीज़ों को गीतों के माध्यम से बताने का प्रचलन है। तो इसे लोकगीत में जीवन की घटनाओं को बताया जाता है। नागपुरी में विभिन्न विद्वानों ने नागपुरी लोकगीतों का अलग अलग प्रकार से जो वर्गीकरण है वो किया है। अलग अलग प्रकार से नागपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण किया है, जिनमें प्रमुख वर्गीकरण किस प्रकार है वो हम लोग देखेंगे। कई चीज़ों में अलग अलग वर्ग, कोई 4 भाग में करता है, कोई 5 भाग में करता है, लेकिन सबका समावेश आप देखिएगा तो मुख्यतः इसी प्रकार के गीत होते हैं। पहला जैसे कि हम लोग देखेंगे संस्कार संबंधी गीत। पहला कौन सी गीत है? संस्कार। जैसे जन्म के अवसर पर जन्म संस्कार गीत हो गया, उसके बाद विवाह संस्कार गीत हो गया। तो ये सब जो संस्कार संबंधी गीत है उसके ऊपर है। याद रखना है कि नागपुरी जो है जनजाति, तो नागपुरी जाति क्षेत्र में जनेऊ की प्रथा नहीं है। जनेऊ देना, जो जनेऊ होता है वो प्रथा नहीं है। तो इसीलिए जनेऊ संस्कार जो है, जिसको उपनयन संस्कार कहा जाता है, तो उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार जो है उसके गीत भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका प्रचलन नहीं है, यह नहीं होता है। तो इसलिए जनेऊ कौन सा बोला जाए, कौन सा संस्कार का नागपुरी लोकगीतों में वर्णन नहीं है, तो बोलेंगे जनेऊ संस्कार। तो इस प्रकार संस्कार संबंधी गीत हो गए, ऋतु संबंधी गीत हो गया, फिर है व्रत संबंधी, अलग अलग व्रत जो होता है उसमें गाए जाने वाला गीत, कोई क्रिया जैसे धन रोपनी ये सब जो होता है, तो क्रिया संबंधी धान रोपनी, धन कटाई, ये सब क्रिया जो है उसके संबंधित जो गीत है, और विविध गीत, अलग अलग प्रकार के और गीत, इन रूपों में लोकगीतों का वर्णन किया गया है। हम लोग एक एक करके इन सभी संबंधित गीतों का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि संस्कार संबंधी गीत में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो चूंकि ये सभी महत्वपूर्ण है इसलिए इसे डिटेल में जानना जरूरी है। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम लोग संस्कार संबंधी गीत डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं संस्कार संबंधी गीत क्या है। नागपुरी लोकगीत में हमें जन्म और विवाह जैसे संस्कार देखने को अवश्य मिलते हैं, अतः इसे इनसे संबंधित गीत भी बहुत प्रचलित हैं। संस्कारों की दृष्टि से हम नागपुरी लोकगीत को इस प्रकार बांट सकते हैं। सबसे पहला जो संस्कार गीत है वह, जैसे सबसे पहले तो किसी भी शिशु का जन्म ही होता है, तो पहला है जन्म संस्कार। जन्म संस्कार मानव जीवन का प्रारंभिक संस्कार है। पुत्र या पुत्री, यहाँ पुत्र दिया है, लेकिन पुत्र या पुत्री से संबंधित जो जन्म होता है उस अवसर पे जो भी आनंद होता है, आनंद और प्रसन्नता का विषय माना जाता है। इसलिए इस अवसर पर अनेक गीत गाए जाते हैं। बच्चे के जन्म पर कई गीत गाए जाते हैं। पुत्र जन्म परिवार तथा पुत्र दोनों के लिए एक विशेष संस्कार होते हैं। पुत्र के जन्म पर परिवार हो चाहे उस बच्चे का हो, दोनों का महत्वपूर्ण है, तो दोनों के लिए विशेष संस्कार होते हैं। पुत्र के जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें सोहर कहते हैं। किसी बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को सोहर कहा जाता है। सोहर छठी संस्कार के दिन गाया जाता है। सोहर कब गाया जाता है? छठी, जन्म के छठे दिन जो संस्कार होता है छठी, तो छठी संस्कार के दिन यह गाया जाता है। और यह गीत स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। सोहर गीत कौन गाती हैं? महिलाएं जो हैं वो गाती हैं। कब गाती हैं? छठी संस्कार के दिन, ठीक है। और इस गीत को सोहर कहते हैं। नागपुरी में सोहर को अन्य नाम से जाना जाता है जो कि है झंझाइन। तो नागपुरी में सोहर को झंझाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखें कि नागपुरी भाषी क्षेत्र में जनेऊ की प्रथा नहीं है। अभी बताए थे नागपुरी भाषी जो क्षेत्र है वहाँ पे जनेऊ देने की प्रथा मूलतः नहीं है। अब कहीं कहीं अपवादिक रूप से अगर दिया जाता होगा तो वो अलग बात है, लेकिन मूलतः जनेऊ की प्रथा नहीं है। अतः इस अवसर पर लोकगीत भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो यह लोकगीत नहीं यहाँ पर गाते हैं, ठीक है। जनेऊ का अवसर पर जो लोकगीत है वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनेऊ की प्रथा ही नहीं है। तो यह जन्म संस्कार के अवसर पर गाए जाने वाले ये लोकगीत के बारे में हम लोग देखें।
अगला हम लोग इसके अवसर पर, जन्म के अवसर पर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन गीत भी गाए जाते हैं। तो एक दो गीत भी हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। वीडियो में अगर एग्ज़ाम में आपको गीत दे दिया जाता है, 4 लाइन में पूछा जाता है यह किस अवसर पर गाया जाता है, तो वो भी आपको समझ जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो यह भी हो जाएगा। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक संस्कार गीत को, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न जो है वो आपसे नहीं छूटे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और फिर से इस चैनल को अगर आप लोग पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि लोकगीत जो है बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से आप लोगों को एक एक चीज़ समझाएंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में नागपुरी के एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। धन्यवाद।